हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर चल रहा था जनवरी का, ठीक है। बायजूस का करंट अफेयर है। पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वीडियो आज देखेंगे, ठीक है। इसके लास्ट में जो 120 प्रश्न हैं वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो आज जो शुरुआत करेंगे, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। यहाँ से करेंगे शुरुआत। तो इससे एक चीज़ ये पता हो गया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनकी विधानसभा सीटें, सरकार किसकी बन रही, वो राज्यपाल कौन है, वो ये सब हमें ध्यान में रखना होगा। आगामी जो पेपर हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा हुई है। तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरण में होने वाला, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में होगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हो गया है। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरण में होगा। तो यूपी में 7 चरण, मणिपुर में 2 चरण, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में ही हो रहा है। मतगणना हो जाएगी सबकी 10 मार्च को। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 15 मार्च को समाप्त हुआ, मणिपुर का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब का 23 मार्च को और यूपी का 14 मई को समाप्त होगा, है ना। तो ईसीआई के बारे में देखें, भारत निर्वाचन आयोग क्या है। तो यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है भाई। ध्यान रखना, स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। बाद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा, राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त, अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त हैं। नोट के रूप में याद रखना है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54 लाख थी, उसको 70 लाख कर दिया। राज्यों के आधार पे इसको 70 से 95 लाख कर दी गई है, 54 से 70 थी पहले। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के लिए देखें तो खर्च की सीमा 20 से 28 लाख थी, अब हो गई 28 से 40 लाख कर दी गई। 2020 में चुनाव की खर्च सीमा का अध्ययन करने के लिए ईसीआई ने 2020 में एक समिति का गठन भी किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया भाई। कहाँ पे? गोवर्धन मथुरा। चर्चा में क्यों रहा, ये आरओ में पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है, ठीक है, मेंस में। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। प्रसाद नाम है। गोवर्धन में गोवर्धन मथुरा का विकास प्रोजेक्ट विकसित किया। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ आवंटित किया गया, जिसके तहत रामायण और बुद्ध सर्किट जैसे विभिन्न आध्यात्मिक सर्किट के जरिए पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है, ठीक है। प्रमुख बिंदु देखने, प्रसाद योजना के तहत गोवर्धन मथुरा के विकास परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 39.73 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी। प्रसाद योजना क्या है, अब ये भी ध्यान रखना है। तीर्थ यात्रा कल्प आध्यात्मिक हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव इन राष्ट्रीय मिशन, पूरा नाम है प्रसाद का, ठीक है, याद रखना। तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव राष्ट्रीय मिशन केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय रूप से पोषित है, केंद्रीय योजना है। योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखना, 14-15 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य था देश के तीर्थ धरोहरों को पर्यटन स्थलों में अवसंरचना विकसित कर रोजगार सृजन, आर्थिक विकास पर इसके प्रत्यक्ष बहुस्तरीय इस असर डालना था। तो स्वदेश दर्शन योजना क्या है भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो स्वदेश दर्शन योजना जो है भारत सरकार के तहत पर्यटन मंत्रालय की योजना है, 2015 में लॉन्च हुई है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब भारत की केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसके तहत क्या होगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
CSR पहल के लिए उपलब्ध धन का भी उपयोग किया जाता है। इस योजना के तहत क्या होगा, विकास के लिए 15 विषयगत सर्किटों की पहचान भी हुई है। ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बौद्ध सर्किट, ये इस पे प्रश्न पूछा गया है। हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ये सारे सर्किट हैं 15। पर्यटन से संबंधित अन्य योजनाएं जो हैं उसमें देख लें कौन कौन सी भाई। तो देखो, अपना देश विरासत परियोजना को अपनाए, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास। ठीक है। धारचूला भारत और धारचूला नेपाल में महाकाली नदी पर सेतु का निर्माण हुआ। चर्चा में क्यों रहा, किस पर निर्माण, सेतु का निर्माण हुआ है, भारत नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। प्रमुख बिंदु देखें तो उत्तराखंड पीछे से होने वाला भाई, तो उत्तराखंड में धारचूला और नेपाल में रहने वाले लोगों की मदद करेगा ये। भारत नेपाल दोनों सार्क, बिम्स्टेक जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के साथ साथ वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर रहे हैं। महाकाली नदी कौन सी भाई, तो इसे उत्तराखंड में शारदा नदी बोलते हैं, काली नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी बोलते हैं, गंगा की सहायक नदी है। नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस महाकाली पे, तो एक है भैया टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टनकपुर। ठीक है। दूसरा है चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तीसरा है शारदा बैराज। ये 3 परियोजनाएं इस पे चल रही हैं। MOHUA-FAFD ने भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। कौन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT और एजेंस फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट AFD के साथ साझेदारी में भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ है। प्रमुख बिंदु देख लें तो वर्तमान में स्टार्टअप स्पेस तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन को पार कर। एक यूनिकॉर्न क्या है, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के दर्शकों से भी जुड़ा है, जो स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से अभिनव कार्यान्वयन योग्य समाधान व्यवसाय मॉडल को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। तो चैलेंज क्या है, चैलेंज जो भारत में पंजीकृत स्टार्टअप और भारतीय स्टार्टअप संयुक्त उद्यम के रूप में के साथ सहयोग करने वाली फ्रांसीसी अभिनेताओं के लिए खुला है। 4 विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करता है। कौन कौन से हैं वो, सामाजिक समावेश है, शून्य डंप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता, ये 4 हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में भाग लिया है। कौन है, अब ये भी पता हो गया, भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। कौन, शिवांगी सिंह नाम है। ठीक है। भाग ली है भाई, IAF की झांकी का हिस्सा थी। शिवांगी सिंह IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बनी है। पिछले साल दूसरी है तो पहली कौन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं भावना कंठ, पिछले साल थी, हिस्सा बनी थी, पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। शिवांगी सिंह वाराणसी से भैया, यूपी से ही हैं, ध्यान रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2017 में IAF में शामिल हुई थी और यहाँ महिला फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन की गई। पंजाब के अंबाला में स्थित IAF के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है ये। नोट के रूप में याद रखें तो भारत द्वारा फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 4 साल बाद राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को आया था। अब तक 32, ध्यान रखना, 32 राफेल जेट IAF को दिए जा चुके हैं और 4 इस साल अप्रैल तक आने की उम्मीद है। तो 36 में से कितने आए, 32 आए हैं, 4 अभी बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। कब, अप्रैल तक। ठीक है, मतलब जब तक पेपर होगा बिहार वाला तब तक हो सकता आ जाए, तो नया करंट बनेगा, लेकिन वो शामिल नहीं होगा। ये 32 से याद रखना है। स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। तो किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा।
ने न्यूनतम सुरक्षा गुणवत्ता आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना सूचित की, क्योंकि इससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख बिंदु देख लें। उदारीकृत ड्रोन नियमावली 2021 के नियम 7 के तहत 26 जनवरी 2022 को अधिसूचित ड्रोन प्रमाणन योजना ड्रोन के सरल, त्वरित, श्रेणी संबंधी पारदर्शी प्रमाणन में मदद करेगी। उदारीकृत ड्रोन नियमों के साथ हवाई क्षेत्र के नक्शे PLI उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना PLI ध्यान रखना, सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। क्या है कि 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने की दिशा में एक और कदम है ये। एक प्रसिद्ध पेशेवर की अध्यक्षता में एक बहुहितधारक संचालक समिति, जिसे सरकार उद्योग द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता है, एक QCI भारत का गुणवत्ता नियंत्रण सचिवालय के साथ इस योजना की देखरेख करेगा। ठीक है। पहली बार आयोजित फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर के परिणाम घोषित हुए हैं और क्विज के प्रारंभिक दौर में उत्तर प्रदेश के छात्रों को शीर्ष स्थान मिला। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए पहली बार आयोजित हुआ है। बड़ा खेल फिटनेस क्विज है, परिणाम भी घोषित हुए। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ था, ध्यान रखना। देशव्यापी प्रतियोगिता परिणामों ने से स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश के 2 छात्रों ने अन्य सभी राज्यों की छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रारंभिक दौर में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। यूपी के 2 छात्र हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के हैं दिव्यांशु चमोली, इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दूसरा है सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के शाश्वत मिश्रा हैं। ये 2 लोग हैं भैया, नाम याद रखना। फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में देश भर के 659 से अधिक जिलों के 13,502 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से 36 राज्यों 28 ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में 361 स्कूलों के छात्रों का चयन अब स्टेट राउंड के लिए किया गया। इस क्विज में रखी गई 3.25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि को क्विज के विभिन्न चरणों के दौरान विजेता स्कूलों छात्रों को प्रदान किया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है भाई? फिट इंडिया मूवमेंट भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रखना है, गतिविधियों खेलों को शामिल करके स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। नजफगढ़ झील के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं NGT। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया, दिल्ली और हरियाणा दोनों को, जिसे दोनों सरकारों ने नजफगढ़ झील एक ट्रांस बाउंड्री अर्धभूमि के कायाकल्प और संरक्षण के लिए तैयार किया है। प्रमुख बिंदु अगर देखें तो इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी संबद्ध राज्य अर्धभूमि प्राधिकरणों के माध्यम से की जाएगी। सबसे पहले इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है, 2014 में नजफगढ़ झील की बहाली के मामले को NGT ने ले लिया था और फिर 2019 ट्रिब्यूनल के समक्ष एक निष्पादन आवेदन दायर हुआ, यह देखते हुए कि कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किया गया था। तो पर्यावरण प्रबंधन योजना क्या भाई? इसके अनुसार अर्धभूमि संरक्षण अधिनियम 2017 याद रखना के तहत नजफगढ़ झील उसके प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नियम अर्धभूमि उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करते हैं। नजफगढ़ झील के बारे में देख लें तो यह राजमार्ग 48 पर गुरुग्राम राजौरी सीमा के करीब दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में एक प्राकृतिक डिप्रेशन अवतरित भूमि है। इसमें क्या है 281 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति की सूचना मिली, जिनमें इजिप्टियन वल्चर है, सारस क्रेन है, स्टेपी ईगल है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, इंपीरियल ईगल, जिससे कई संकटग्रस्त और मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवास करने वाले पक्षी इसमें शामिल हैं। NGT क्या है भाई? 2010 में इसकी स्थापना हुई है। किसके तहत? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी। अर्धभूमि रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लें तो अर्धभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उद्देश्य है अर्धभूमि के संरक्षण सतत उपयोग पर। ईरान में रामसर शहर के नाम पर कन्वेंशन 1971 में हस्ताक्षर किए गए। विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ध्यान रखना, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध, नाम याद रखना, आदि बद्री बांध
हिमाचल प्रदेश हरियाणा सरकार ने निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा ये। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन डॉक्यूमेंट्स का दूसरा खंड जारी किया है। ठीक है, दूसरा खंड इसमें जारी हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। कृषि में ड्रोन का उपयोग, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत वित्तीय सहायता की जाएगी। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने यह काम शुरू किया है, निर्देश जारी किया। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक या 10 लाख रुपए जो भी कम हो के अनुदान की कल्पना की गई थी। यह धनराशि कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। प्रमुख बिंदु देखने तो क्या है, कृषि उत्पादक संगठन किसानों के खेतों पर उसके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुमान पाने के लिए पात्र होंगे। उन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आकस्मिक व्यय उपलब्ध कराया जाएगा जो ड्रोन खरीदने के इच्छुक नहीं, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर स्टार्टअप से किराए पर लेना चाहते हैं। वित्तीय सहायता अनुदान 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, कब तक उपलब्ध रहेगा भाई। ठीक है, इससे संबंधित अन्य पहले अगर हम देखें तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, कृषि वानिकी योजना पर उप मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सारे योजनाओं के बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 क्या है इसमें कि 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से कैसे हैं, नवाचार से 7, सामाजिक सेवा 4, शैक्षिक 1, खेल 8, कला संस्कृति 6, वीरता 3 श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। ध्यान रखना, 15 लड़के 14 लड़कियां हैं इसमें। ठीक है, प्रमुख बिंदु देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत, परियोजना कौन सी है, IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके क्या हुआ कि PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या, भारत सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक योग्यता, खेल, कला, संस्कृति, बहुत बहादुरी जैसे 6 श्रेणियों में दिया जाता। भाई ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपया नकद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है ना, और प्रमाण पत्र भी रहेगा। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों भाई। 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान श्रेणी, प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। किसको किसको, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि संस्थान श्रेणी में होगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा हैं जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019, 20 और 21 के पुरस्कार विजेताओं के साथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान 2012 में स्थापित हुआ था। याद रखना, आपदा जोखिम को कम से कम करने संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। प्रोफेसर विनोद शर्मा कौन है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपदा जोखिम को कम से कम करने से संबंधित विषय को राष्ट्रीय एजेंडा के प्रमुख कार्य के रूप में शामिल करने की दिशा में एक अथक प्रयास किया था। तो अब सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार क्या है भाई, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर संगठनों के अमूल्य योगदान, निस्वार्थ
सेवा को पहचान देने उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया। इसकी घोषणा हुई है 23 जनवरी को। याद रखना 23 जनवरी क्या है, नेताजी की जयंती है भाई। पुरस्कार में क्या क्या रहेगा, पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपया नगद मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, व्यक्तिगत रूप पे 5 लाख रुपया नगद दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत पर 5 लाख, संस्थानों को 51 लाख। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में मुख्य वक्तव्य दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था की 7 पहलों को भी आरंभ किया, ब्रह्म कुमारी संस्था की। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रह्म कुमारी संस्था की 7 पहलें कौन कौन सी हैं भाई? 7 पहल है ना ब्रह्म कुमारी संस्था की, तो कौन कौन सी हैं वो? इसमें मेरा भारत स्वस्थ भारत है, ये ध्यान रखना कौन उसमें शामिल है, कौन उसमें नहीं है। मेरा भारत स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं, भारत की ध्वजवाहक, ठीक है, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल शामिल है इसमें। ब्रह्म कुमारी के बारे में देख लेते हैं। विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन भैया, व्यक्तिगत बदलाव, विश्व नवीकरण के लिए समर्पित है। ब्रह्म कुमारी की स्थापना हुई थी 1937 में। इसका 130 से अधिक देशों में विस्तार हो चुका है इस समय। आज़ादी का अमृत महोत्सव देख ले तो क्या है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि देश इस साल कुल आज़ादी का 75वां साल पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 12 मार्च को, ध्यान रखना कब, 12 मार्च को साबरमती आश्रम हैदराबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ है, ध्यान रखना, और 15 अगस्त 2023 तक ये जारी रहेगा। 2022 के 15 अगस्त से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ है, जो 2023 के 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, चलिए, देवास एंट्रिक्स डील क्या है ये? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें देवास को इस आधार पर समाप्त किया गया था कि फर्म धोखाधड़ी की परिस्थितियों में बनाई गई थी। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसमें फिलहाल, आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो चर्चा में इसीलिए रहा है। कब इसका कार्यकाल देखिए, 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा था, इसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। 3 साल के लिए विस्तार का कुल व्यय होगा 43.68 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 के बाद 3 वर्ष तक मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग इसमें लाभार्थी होंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31 मार्च 97 तक की अवधि के लिए ही की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, पृष्ठभूमि याद रखें तो एनसीएस के सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है और विशेष शिकायतों के मामलों की जांच भी करता है। साथ ही मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में रोजगार के निषेध पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एनसीएस के को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने केंद्र राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की सलाह देने के लिए इनको काम सौंपा गया। ठीक है, चलिए अगला देखें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की है, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम में मंत्रालय ने इंडिया साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के सीजन 2 का शुभारंभ किया। ठीक है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज
स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। नाम याद रखना किताब का। ये शहर अब चुनौती के बड़े चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें पायलट चरण में शुरू की गई परियोजनाओं को अब स्थायी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पायलट फेज के तहत विजेता शहरों की घोषणा हुई है। तो इसके तहत कौन कौन से शहर शामिल होंगे भाई? स्मार्ट सिटी मिशन सार्वजनिक स्थानों को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए इंटरसिटी चैलेंज का आयोजन कर रहा है। 2006 की राष्ट्रीय परिवहन नीति के अनुरूप है, जिसमें कार्य केंद्रित सड़कों के स्थान पर जन केंद्रित गलियों के रूप में एक व्यापक बदलाव का आह्वान किया गया। एक जूरी पैनल द्वारा 11 शहरों को अगले बड़े चरण के लिए चुना गया है और आवास शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से प्रत्येक शहर को 50 लाख रुपए से सम्मानित भी किया जाएगा। परिवहन और विकास नीति संस्थान ITDP इंडिया के तहत के तकनीकी सहयोग से इस चैलेंज का संचालन किया गया है। तो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत जो विजेता हैं वो शहर कौन से हैं? तो आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन और तकनीकी भागीदार वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से ये 10 विजेताओं की घोषणा हुई है। 10 विजेता शहरों की घोषणा हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कला उत्सव 2021 का समापन समारोह है। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कला उत्सव 2021 समापन समारोह को संबोधित किया है। ठीक है, कला उत्सव 21 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 जनवरी कब 2022 को ऑनलाइन लॉन्च किया गया। कला उत्सव 21 में विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों से कुल 35 टीमों ने भाग लिया, जहां 582 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। इन प्रतिभागियों में से 5 दिव्यांग प्रतिभागी सहित 291 लड़कियां हैं और 291 लड़कों ने कला उत्सव में भाग लिया है। कला उत्सव क्या है भाई? राष्ट्रीय कला उत्सव 2015 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके आगे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। प्रमुख बिंदु इसके देख लेते हैं। यह प्रशिक्षित कार्यक्रम साइबर सुरक्षित सही भारत पहल के तहत मंत्रालय के राष्ट्रीय शासन विभाग की आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा होगा। यह कार्यक्रम 17 से 22 जनवरी 2022 तक चलेगा। इसमें कई विषयों को शामिल किया गया, पहले हो चुका है। इसमें शासन जोखिम अनुपालन, डाटा गोपनीयता, नेटवर्क सुरक्षा, एंड पॉइंट सुरक्षा, एप्लीकेशन डेटा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, कूटलिपि विज्ञान, IT अधिनियम में साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान, सुरक्षा ऑडिट, CCMP तैयार करने के लिए दिशा निर्देश और संचालन, निगरानी, सुरक्षा संचालन केंद्र आदि शामिल है। इसमें यह CISO और अन्य प्रतिभागियों में उभरते साइबर खतरे के परिदृश्य के साथ साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। तो साइबर सुरक्षित कार्यक्रम क्या है भाई? साइबर सुरक्षा की उभरती चुनौतियों को देखते हुए CISO को सशक्त बनाने, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनवरी 2018 में उद्योग संघ की सक्रिय सहायता से साइबर सुरक्षित कार्यक्रम को शुरू किया था। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार, PSU, बैंकों, सरकारी संगठनों के 1200 CISO और अग्रिम मोर्चे पर नियुक्त IT अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है इसमें। ठीक है, ओपन डाटा वीक, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किया भाई। तो इसमें क्या है? देश भर की शहरी इकोसिस्टम में मुक्त आंकड़ों को अपनाने तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ करने की घोषणा की है। क्या है? इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। कहाँ पे? सूरत में होगा अभी 22 फरवरी में। ठीक है, ओपन डाटा वीक उन कार्यक्रम पूर्व गतिविधियों का अंग है जिन्हें आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया ताकि मुक्त आंकड़ों के प्रति जागरूकता और उनके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह, याद रखना तीसरे सप्ताह मतलब 17 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक हुआ है। स्मार्ट सिटी ओपन डाटा पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों तथा डाटा ब्लॉग का प्रकाशन करने वाले सभी 100 स्मार्ट शहरों की आयोजन में भागीदारी है। उद्देश्य क्या है? कि मुक्त आंकड़ों के लाभों से परिचित कराया जाए कि वे किस तरह प्रभावकारिता और पारदर्शिता के आधार पर नवोन्मेष आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं।
आगे देखें ऑक्सफैम इंडिया की इन इक्वालिटी स्किल्स रिपोर्ट। इसमें क्या है भाई, ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में 84% परिवारों की आय में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन एक ही समय में भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 भी हो गई है। दोनों चीज़ें हैं। तो प्रमुख बिंदु के रूप में देख लेंगे कि 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 57.3 लाख करोड़ रुपए मतलब 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। उसी वर्ष राष्ट्रीय संपत्ति में नीचे की 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% था। रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के दौरान मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक की बात, भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपया 313 अरब डॉलर से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए मतलब 719 अरब डॉलर हो गई। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरे सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है। भारत में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड की तुलना में अधिक अरबपतियों के साथ 2021 में भारत अरबपतियों की संख्या में 39% की वृद्धि भी की है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई है। पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? 16 जनवरी को। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में भारत की उपलब्धि पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ है। याद रखना, डाक टिकट देश में टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। प्रमुख बिंदु देख लें तो भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 93% लोगों को कोविड-19 का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 70% आबादी का टीकाकरण पूरा भी हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के बारे में देख लें, इसी के बाद बंद कर देंगे। फिर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किए। एक इंक्यूबेटर एक एक्सेलरेटर के साथ कुल 46 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 दिया गया है। किसको किसको? एक इंक्यूबेटर एक एक्सेलरेटर के साथ 46 लोग। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की कल्पना उन उत्कृष्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स को पहचानने पुरस्कृत करने के लिए है जो रोजगार सृजन या संपदा सृजन की उच्च क्षमता वाले नवीन उत्पादों, समाधानों, मापनीय उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे देख लेते हैं, इसमें 5 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौन कौन से? भारतीय भाषाओं में समाधान सामग्री विकसित करना, उन उत्पादों समाधानों को प्रोत्साहित करें जिनका व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, देश भर में हर जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, हर जिले में स्टार्टअप पहुंच केंद्र की स्थापना करना है, शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर नवाचार क्षेत्र बनाना है, दुनिया भर में से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएं। नोट के रूप में याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? 16 जनवरी को। स्टार्टअप में वृद्धि भी हुई है। अगर देखा जाए तो 2013 में केवल 4000 पेटेंट स्वीकृत किए गए थे, हालांकि 2020-21 में 28,000 से अधिक पेटेंट दर्ज किए गए हैं। 13-14 में 70,000 ट्रेडमार्क पंजीकृत थे, अब इस समय 2.5 लाख से अधिक हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान से 46वें स्थान पर पहुंच गया भाई। ठीक है, अब ये थोड़ा ये देख लीजिए, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, श्रीलंका को दिया है 900। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं क्या है श्रीलंका के बारे में। तो सितंबर 2021 श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे नाम है इनका। ठीक है, गोटबाया राजपक्षे ने देश में तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार घटने, मुद्रा का अवमूल्यन, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का राष्ट्रीय आर्थिक आपात की घोषणा की। आर्थिक आपात की राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री ने श्रीलंका का दौरा भी किया। CFM की यात्रा में ऐतिहासिक रबड़ चावल संधि
रबर चावल संधि का 1952। 70वीं वर्षगांठ। चीन श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह शुरू करने की परिकल्पना की गई। श्रीलंका के बारे में याद रखना, इसकी राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। ठीक है, तो आज अब यहीं पर ठीक करेंगे। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे और कल स्टार्ट करेंगे स्टेट वाइज। ठीक है ना, तो कल ये भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो हम प्रश्नों की देख लेंगे। ये 120 प्रश्न है उसमें। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।